जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे एग्रीकल्चर चैप्टर फ्रॉम द जनरल ज्योग्राफी घटना चक्र। और देखिए आज इकोनॉमिक्स की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है। सॉरी इकोनॉमिक्स की घटना चक्र कंप्लीट हो गई है। अब आपके लिए 3 कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इसके साथ ही आप आई दृष्टि, घटना चक्र, करंट अफेयर्स जो हम मॉर्निंग में करते हैं वो भी आप देख सकते हैं, वो भी एक प्लेलिस्ट है। और ज्योग्राफी प्लेलिस्ट भी आपके लिए है। कल से एक नई प्लेलिस्ट आपके लिए बन जाएगी, फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। सो वील स्टार्ट विद द न्यू घटना चक्र फ्रॉम टुमारो। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रीन रेवोल्यूशन। The first question in the Green Revolution is: it was the result of adaptation of the new agricultural strategies which was introduced in the 20th century during the decades of। तो ये पूछ रहे हैं किस डेकेड में स्टार्ट हुई थी, तो ये 60s के डेकेड में स्टार्ट हुई थी। Seventh decade in the years 1966 which was its first stage and underwent till 1981। 66 से 1981 तक इसका पीरियड आप मान सकते हैं। इन द फर्स्ट स्टेज हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी ये इंक्लूड हुए थे। फिर सेकंड स्टेज शुरू हुई थी 1981 से 1995 तक, जिसमें कि सारे बचे हुए स्टेट्स जितने भी थे वो सब इंक्लूड हुए थे। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन इसको टर्म देते हैं। The term evergreen revolution has been used for increasing agricultural production in India by, so it was used by M.S. Swaminathan for increasing the agricultural production in India. It was used by the father of India's green revolution, Dr. M.S. Swaminathan. He described evergreen revolution as increasing productivity in perpetuity without ecological harm. Dr. Swaminathan has proposed the following steps for the second green revolution: use of biofertilizers and compost along with chemical fertilizers, rainwater harvesting and land development to get facilities like industries, emphasis on agricultural economic zones and contract farming। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ स्टेप्स उन्होंने सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन में बताए थे कि फर्टिलाइजर्स का यूज़ और HYV सीड्स का यूज़ इतना ज़्यादा हुआ कि प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ हुई, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक मार्क छोड़ के चला गया। और वो मार्क जो है वो अब मतलब जो हाईएस्ट यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह है वो कहीं ना कहीं हार्मफुल भी हो रहा है। तो दूसरे जो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था उसमें बायो फर्टिलाइजर्स और कंपोस्ट का इस्तेमाल करने पे थोड़ा बढ़ावा दिया गया। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लैंड डेवलपमेंट टेक्निक्स जिससे कि फैसिलिटीज़ मिल पाए इंडस्ट्रीज़ की, और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक जोन्स की पे ज़्यादा एम्फेसिस किया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे ज़्यादा जोर दिया गया। नॉर्मन अर्नेस्ट बर्लॉग, who was regarded as the father of the green revolution, belongs to which country? So he belonged to United States of America। देखिए यूपीएससी में पूछा गया, 2008 का क्वेश्चन है। हालांकि अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते बिकॉज यू कैन ऑल्सो सी, जब आप बोलते हो कि नहीं पहले क्वेश्चन ईजी थे, पहले क्वेश्चन ईजी नहीं थे, पहले सोर्सेज कम थे आपके पास, तब वो लोग पूरा बुक पढ़ते थे। आज आप क्या करते हो, आज तो कुछ साल पहले तो गूगल भी था, अब तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हैव टू। AI हैज़ सो मच इन्फ्लुएंस ऑन आवर लाइफ्स कि अब हमारा जो मेंटल एबिलिटी है वो बिल्कुल कम हो गया। सो दीज पीपल जिन्होंने इस एरा में एग्ज़ाम दिए थे, दे आर मोर इंटेलेक्चुअल। वाई? बिकॉज दे यूज़ टू रीड द बुक्स। उनको टाइम लगता था, वो पढ़ने की प्रोसेस में होते थे। आज हम पढ़ने की प्रोसेस में नहीं होते, वी जस्ट गूगल, और कई शाम तक हम भूल जाते हैं, सेम फैक्ट को हमें दोबारा रीचेक करना पड़ता है। तो ये एक इंटेलेक्चुअलिटी की कमी आ रही है शायद हमारे अंदर। एनीवेज, तो ये क्वेश्चन इजी में आज के लिए आपको लग सकता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपके पास बहुत 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 मल्टीपल सोर्सेज हैं जहाँ से आपको लगता है कि इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है, बट हाँ उस टाइम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। सो नॉर्मन अर्नेस्ट बर्लॉग, ही वॉज बोर्न ऑन 25 मार्च 1914 इन क्रेस्को, आयोवा, US। ही टुक अप एन एग्रीकल्चरल रिसर्च पोजीशन इन मैक्सिको, जहाँ पे उन्होंने सेमी ड्वार्फ हाई ईल्ड डिसीज रेजिस्टेंट वीट वेराइटीज़ को डेवलप किया। During the mid 20th century, Borlaug led the introduction of these high-yielding variety combined with modern agricultural production techniques to Mexico, Pakistan, and India. And he's one of the 7 people to have won the Nobel Prizes, Peace Prize, the Presidential Medal of Freedom, and the Congressional Gold Medal। साथ ही साथ उनको इंडियन गवर्नमेंट ने पद्म विभूषण का अवार्ड भी दिया था, द हाईएस्ट सिविलियन, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, इन 2006। नॉर्मन बोरलॉग, देखिए इस साल मतलब जो लास्ट जो अभी सिविलियन ऑर्डर हमारे भारत रत्न जो अनाउंस हुए उसमें MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया गया है। नॉर्मन बोरलॉग, ही वॉज द गिवन नोबल प्राइज इन विच फील्ड, सो उनको पीस में मिला था, ठीक है।
और ये जो मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये सारी हम करंट अफेयर्स में डिस्कस कर रहे हैं आई दृष्टि में. सो पॉइंट्स रिमेंबर वाला और जो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था जो नेशनल अफेयर्स का था, उसमें हमने सब इलेबोरेटली डिस्कस किया हुआ है. सो यू कैन चेक दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में देखेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग. Who among the following was closely associated with the Green Revolution? So, among these, Dr. Swaminathan, M.S. Swaminathan. He is known as the father of Indian Green Revolution for his leadership and success in introducing and further developing high-yielding variety of wheat in India. ये he is closely related to Green Revolution. Okay. Green Revolution का क्या मतलब है? Use of green manure, grow more crops, high yielding variety program या green vegetation. तो high yielding variety program जो है वो Green Revolution का मतलब है. इट इज़ मॉडिफाइंग फार्म इक्विपमेंट, सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूज़ की गई थी. इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था 67-68 में. हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इंडिया में विद द हेल्प ऑफ रॉकफेलर फाउंडेशन विच इज़ बेस्ड इन यूएसए. विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ द लेट 60s 20th century? Intensive agriculture, intensive cultivation of green vegetable, intensive agriculture district program, high yielding varieties program, seed fertilizer water technology. देखिए सिर्फ ये तो था ही, लेकिन सिर्फ ये कह देंगे या सिर्फ ये कह देंगे तो आई थिंक कंपोज्ड पिक्चर नहीं मिल पाएगी. सीड फर्टिलाइज़र वाटर टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल किया गया था. इसमें सीड्स भी आ गए हैं आपके, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी हैं, इरिगेशन मेथड्स भी चेंज किए थे. सो दिस इज़ द वन. ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू, सो इट इज़ रिलेटेड टू प्राइमरली वीट प्रोडक्शन, क्योंकि उस समय हमारे पास बहुत कमी थी. ड्रॉट्स आए थे, चाइना वॉर हुआ था, इंडिया के पास अनाज की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, माइग्रेंट्स भी आ रहे थे हमारी तरफ, इन्फ्यूज़ हो रहे थे, बढ़ रहे थे. तो देयर वाज अ कंडीशन कि जब हमें हमारे पास फूड जो इनसिक्योरिटी एक तरीके से बढ़ गई थी, वी वर नॉट सिक्योर्ड दैट टाइम, सो वी हैव टू टेक दिस स्टेप. ठीक है. सो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ 66-67 में, जिससे कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा. मेन डेवलपमेंट था जो वाज हायर यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ वीट, जिससे कि 2.5 टाइम्स प्रोडक्शन बढ़ गया. इसका क्रेडिट जाता है नॉर्मन बोरलॉग और एम.एस. स्वामीनाथन जी को. Which of the following crops is the highest beneficiary of the green revolution in both production and productivity? So it was wheat. It is the highest beneficiary of the green revolution in both the production level and the productivity, followed by rice. The production of wheat was 12.3 million tons before the green revolution, जो कि बढ़ के 69.68 million tons हो गया था in the year 2000-2001. 2020-21 में जो एडवांस एस्टिमेट था इसका, it was recorded at 109.5 million tons, and this became possible because of the increase in yield per hectare. Alright, next देखते हैं. The impact of green revolution was felt most in the production of, so it was felt most in the production of wheat. After independence, the India progressed maximum in the production of wheat. Which was the main crop used in green revolution? So it was Mexican wheat. In the decade of 1970, the introduction of high yielding variety of seeds and increased use of fertilizers and irrigation in terms of green revolution in India. The credit for green revolution is given to Norman Borlaug in the global context and M.S. Swaminathan in Indian context. मेन क्रॉप जो यूज़ हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन में वो मैक्सिकन वीट थी, विच रिसीव्ड फ्रॉम नॉर्मन बोरलॉग इंटरनेशनल मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट सेंटर इन मैक्सिको, क्योंकि उन्होंने अपनी जो एजुकेशन जो रिसर्च था वो मैक्सिको से किया था और उन्हीं की मदद से ये जो वीट था हमने मंगाया था. सो इट वॉज मैक्सिकन वीट. As a result of green revolution, the yield per hectare of wheat touched the record figure of, so it touched the record figure of 2000 kgs, thrice as earlier. 2020-21 के हिसाब से जो वीट का yield रहा था वो 3464 kg पर हेक्टेयर रहा है. What is true about second green revolution in India? So second green revolution के बारे में देखते हैं. It aims at further increasing the production of wheat and rice in the areas benefited from the green revolution. It aims at extending the seed water fertilizer technology to the areas which hitherto could not benefit from the green revolution. It aimed at increasing the yield of crops rather than other than those used in green revolution in beginning. It aims at integrated cropping and animal husbandry, social forestry and fishing. तो मेन एम अगर हम सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो एक तो ये था जो एरियाज टच नहीं हो पाए थे, ठीक है, बिकॉज पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाला एरिया फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में टच हुए थे. बम्पर प्रोडक्शन वहाँ पे वीट का बोल सकते हो आप, बट उससे जो कमियाँ बाद में समझ में आई, कुछ सेलिनिटी बढ़ी सॉइल की या कुछ चीज़ें हुई, तो फिर बाद में बोला गया कि भाई सीड वाटर फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी को फोकस किया जाए ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन से अभी तक कोई बेनिफिट नहीं हुआ था. दूसरा उन्होंने फोकस किया था एट इंटीग्रेटिंग द क्रॉपिंग विद एनिमल हस्बेंड्री, सोशल फॉरेस्ट्री और फिशिंग, जिससे कि
सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहे. सो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन इट एम्स एट एक्सटेंडिंग द सीड वाटर फर्टिलाइजर एंड टेक्नोलॉजी टू एरियाज विच कुड नॉट बी बेनिफिटेड फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन, also integrating the agriculture with animal husbandry, social forestry and fishing. It does not aim to yield the crop other than used in the green revolution in the beginning. So statement 2 4 सही हो जाएंगे. Select the component of the green revolution by using the high given code. High yielding variety of seeds. Irrigation was a component. Rural electrification. Rural roads and marketing. So 1965 में high yielding variety of seeds को डेवलप किया गया. इंक्रीज द केमिकल फर्टिलाइजर, इरीगेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, जिससे कि भाई वहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होगी तो इरीगेशन कैसे हो पाएगा. कनेक्टिविटी टू द मार्केट थ्रू रोड्स. इट लेड टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन नीड टू मेक द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स विच इज़ कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन. तो सारे ही कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया. रीज़न ये है कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ थी दे हैव एग्रेवेटेड ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन. सो इट इज़ ट्रू, इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है. जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इट वॉज अ पीरियड जबकि एग्रीकल्चर इंडिया में था. इट रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेड प्रोडक्शन. नई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स लेकर आए, प्लांट ब्रीडिंग, इरीगेशन एटसेट्रा. दे इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन. सो असर्शन करेक्ट हो जाता है. ग्रीन रेवोल्यूशन स्प्रेड ओनली इन इरीगेटेड एंड पोटेंशियल रेनफेड एरियाज. द विलेज और रीजन्स विदाउट द एक्सेस टू सफिशिएंट वाटर ये छूट गए थे. सो रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी बढ़ी थी. So reason A and is correct, but it does not correctly explain it does not correctly explain this statement. So इसका आंसर हो जाएगा A and R are true, but R is not the correct explanation of A. ठीक. So रीजनल डिस्पैरिटीज़ आज भी हमें देखने को मिल जाती हैं कि जो वेस्टर्न एरियाज़ हैं ये ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं क्योंकि वो पहले से डेवलप हो चुके हैं, राइट. सो लार्ज लैंड होल्डिंग्स भी हैं वहाँ पे. रेनबो रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड विद. रेनबो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो भाई रेनबो मतलब एक पूरा एक कंबाइंड टर्म यूज़ कर लिया गया है. सो ग्रीन, वाइट, ब्लू सारे रेवोल्यूशन इसमें आ जाते हैं. 28 जुलाई 2000 को द न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इन दिस पॉलिसी द कॉन्सेप्ट ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन भी इंट्रोड्यूस किया गया था. वेरियस कलर्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन इंडिकेट वेरियस फार्म प्रैक्टिसेस, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो फूड ग्रेन्स के लिए आया, वाइट रेवोल्यूशन जो मिल्क के लिए आया, then yellow revolution for oil seeds, blue for fisheries, red for tomatoes, golden revolution fruits, grey revolution fertilizers, and there are many more to go on. So जो rainbow revolution का concept है वो एक integrated development है. crop cultivation, horticulture, forestry, fishery, poultry, animal husbandry, food processing, everything. list 1 को list 2 से match करना है. growth in food production ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हुआ, मिल्क प्रोडक्शन वाइट की वजह से हुआ, फिशरीज ब्लू की वजह से हुआ, फर्टिलाइजर्स ग्रे की. सो इट इज़ नाउ इजी फॉर यू. बहुत बार हम लोगों ने पढ़ ही लिया है इसको. देखिए मिल्क का वाइट है, फिशरीज ब्लू, फर्टिलाइजर्स ग्रे. द लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन देख लेते हैं. गोल्डन इज़ फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सिल्वर इज़ फॉर एग्स एंड पोल्ट्री, राउंड रेवोल्यूशन इज़ फॉर पोटैटो, पिंक फॉर प्रॉन और अनियंस, ग्रे फॉर फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोलियम ऑल्सो बेसिकली, रेड फॉर मीट एंड टमाटोज. ठीक है. पिंक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, सो आउट ऑफ दीज अनियंस और प्रॉन्स के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं. ब्लैक फॉर पेट्रोलियम, सॉरी ग्रे नहीं था पेट्रोलियम के लिए, ब्लैक था. ब्लैक फॉर पेट्रोलियम, टमाटो मीट रेड, ब्लू रेवोल्यूशन इज फॉर फिशरीज एंड येलो फॉर ऑयल सीड. ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, सो इट इज़ रिलेटेड टू क्रूड ऑयल प्रोडक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? रेवोल्यूशन एंड रिलेटेड टू. गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर के लिए करेक्टली मैच्ड है, वाइट मिल्क के लिए हो गया, ब्लू पोल्ट्री के लिए नहीं है. देखिए ठीक है. सो ब्लू रेवोल्यूशन इज़ नॉट रिलेटेड टू पोल्ट्री. पोल्ट्री के लिए हमने यहाँ देखा था सिल्वर रेवोल्यूशन था. देन ग्रीन फॉर एग्रीकल्चर, दिस इज ट्रू. द ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद फिशिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ब्लू रेवोल्यूशन? फिशरीज. Among the following, which one is related to blue revolution? So it is pisciculture. Pisciculture is basically the rearing of fish. Pisciculture involves raising fish commercially in enclosures or tanks. Breeding, rearing, transplantation by artificial means इसको pisciculture बोलते हैं. India's blue revolution focused on fish production. Blue revolution is related with fish production. Zero till seed cum fertilizer drill, ये कहाँ डेवलप किया गया था? तो इसको डेवलप किया गया था जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, द फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया.
अभी कहाँ है ये? अभी उत्तराखंड में है। जब बनाया गया था दैट टाइम उत्तराखंड वॉज अ पार्ट ऑफ यूपी। दिस मशीन इनेबल्स टू सो डायरेक्टली आफ्टर द पैडी हार्वेस्ट। ठीक है, जब पैडी हार्वेस्ट होता है जो उसके बाद डायरेक्टली आप सोइंग कर सकते हो। सीड बेड प्रिपरेशन आपको बोलते हैं ना उसका, बेसिकली लैंड आपको नहीं प्रिपेयर करना पड़ता है, सीड बेड प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, जुताई बुवाई जो भी चीज़ें हम टर्म यूज़ करते हैं वो हमें नहीं करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, डीजल ट्रैक्टर्स वर्किंग टाइम बचता है, लेबर का कॉस्ट बचता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हायर ईल्ड भी ये देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच विद रिगार्ड टू रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर? सो वाइट मेल सही है, ग्रीन फ्रूट ग्रेन्स बिल्कुल सही है, गोल्डन हॉर्टिकल्चर बिल्कुल सही है, ब्लू पोल्ट्री नहीं, ब्लू फिशरीज के लिए आएगा। पोल्ट्रीज के लिए सिल्वर रेवोल्यूशन आता है, एग एंड पोल्ट्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कमर्शियल क्रॉप? सो शुगर केन, कॉटन, बनाना, देखिए बाजरा इज नॉट अ कमर्शियल क्रॉप, ठीक है, फूड ग्रेन में आता है। सो मिलेट इज नॉट अ कमर्शियल क्रॉप, शुगर केन, कॉटन, बनाना ये सब कैटेगरी में आते हैं कमर्शियल क्रॉप्स की, इसको कैश क्रॉप बोलते हैं। बट ये याद रखना ज़रूरी है कि जो लेवल ऑफ कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर का, इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। द लेवल ऑफ कमर्शलाइजेशन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। फॉर एग्जांपल हरियाणा पंजाब में राइस एक कमर्शियल क्रॉप है, लेकिन उड़ीसा में वो सबसिस्टेंस क्रॉप है। तो ये भी हमें एक याद रखना है। बट ओवरऑल हाँ, जो सरकार जो एक वैल्यू देती है कि भाई ये कैश क्रॉप की कैटेगरी में आ रहे हैं, लेट्स से शुगर केन। अब आप अपने खेत पे गन्ना उगा रहे हो, तो आप कितना यूज़ करोगे उस गन्ने का? ठीक है, गन्ने का आप डायरेक्टली यूज़ तो नहीं कर सकते। अगर उसको सबसिस्टेंस के लिए आप बोलो तो यू कैन नॉट यूज़ फॉर इट सबसिस्टेंस, क्योंकि गन्ना आप कितना खाओगे डायरेक्टली? उससे शुगर बनेगी वो आप कंज्यूम कर सकते हो, उससे गुड़ बनेगा वो आप कंज्यूम कर सकते हो, बट वो डायरेक्टली सबसिस्टेंस के लिए नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए इन सब चीज़ों को कैश क्रॉप में डालते हैं। बनाना है, आप कितना बनाना का, अगर आप लार्ज स्केल पे बनाना प्रोडक्शन कर रहे हो देन यू कैन नॉट यूज़ फॉर सबसिस्टेंस कि भाई मैंने उगा लिया उसके बाद मैंने खा लिया, अपने पड़ोसियों को दे दिया, रिश्तेदारों को दे दिया। नो, यू कैन नॉट डू दैट, राइट? बिकॉज वो सबसिस्टेंस के लिए नहीं यूज़ हो रहा है, वो बेसिकली कमर्शियल। हाँ, लेकिन हाँ, जैसे कि राइस है, राइस का प्रोडक्शन बम्पर तौर पे आपके इन एरियाज़ में हो रहा है, तो यहाँ पे ये कमर्शियल प्रोडक्शन है। बिकॉज वो यहाँ से क्या होगा, बेचा जाएगा, फार्म्स में जाएगा, बेचा जाएगा, अलग अलग एरियाज़ में जाएगा। तो हम जो राइस ले रहे हैं वो मे बी कहीं पंजाब से आ रहा है, कहीं यूपी से आ रहा है, या कुछ एरिया से तो डिपेंड करता है। ठीक है, सो दिस एक्चुअली वेरीज। सो दिस इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, वी हैव डिस्कस द ग्रीन रेवोल्यूशन, एंड होपफुली कल से हम एक नए घटना चक्र के साथ आपके साथ मिलेंगे। जोग्राफी चलेगा, अभी जोग्राफी इज़ रनिंग, बट बाकी जो भी स्टेजेस हैं घटना चक्र की वो हम कवर अप करेंगे। सो आपके एग्ज़ाम आने से पहले होपफुली वो सारी घटना चक्र पूरी हो जानी चाहिए। ऑलराइट, सो ऑन दैट नोट वील कंक्लूड दिस वीडियो, एंड आप लोग रिवीजन करते रहिए। रिवीजन की है, देखिए बहुत कुछ टफ नहीं है, आपने अभी तक क्वेश्चन देखे, इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत टफ है। भूल जाते हैं, टाइम चाहिए होता है रिवीजन के लिए, आप रिवीजन करते रहिए, वहाँ पे आपको अपने आप ही स्ट्राइक कर जाएगा। ऑलराइट, चलिए, सो इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।